है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर मंगेश जी। धन्यवाद विपुल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी और कैसे हैं आप? पहले हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। एमपी में ठंड काफ़ी है लेकिन घर के अंदर ठीक हूँ। अच्छा, बताइए। और आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं एक्चुअली जयपुर में कुछ दिनों के लिए ठहरा हुआ था ट्रेनिंग के सिलसिले में लिथियम बैटरी के रिगार्ड। तो इनसे काफ़ी सालों से बात हो रही है, बिजनेस रिलेटेड भी, और ऐसे दोस्ताना और यारी ज़्यादा है इनके साथ। तो सोचा कि अब जयपुर से जब वापस असम जाना है तो सोचा इनके पास रुकते हुए काम, तो आ गया आपके पास रहने के लिए आपके घर। हमारी तो फ्रेंडशिप काफ़ी लंबे समय से चल ही रही है जी। और ये हमारे यहाँ आए तो हमने इनका वेलकम किया और Thank you, इन्होंने thank you। हमारा सेटअप वगैरह देखा है, जो मैं ये वीडियो वगैरह में नहीं दिखाता हूँ पर्सनली, बाकी इन्होंने देखा हुआ है। और जो आता है हमारे एंड से तो वो देखता है कि हम किस किस कंडीशन में हम वर्क करते हैं। हमारे लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप लिथियम बैटरी बिजनेस को आप कैसा देखते हैं? ओवरऑल इंडस्ट्री को या मेरे बिजनेस को? हाँ, ओवरऑल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या ग्रोथ हो सकती है, सब चीज़ों के बारे में। ये तो बहुत फैला हुआ बिजनेस है, मतलब लाइक छोटी सी आप साइकिल ले लो, साइकिल से लेके आजकल बसेस तक इलेक्ट्रिक हो रही है। और इवन मैंने सुना है कि कई देश में कई कंट्रीज ट्राई कर रही हैं कि ट्रेन भी इलेक्ट्रिक बैटरी। हाँ, बैटरी या हाइड्रोजन ट्रेन तो मैंने सुना हुआ है। हाँ, ट्रायल्स चल रहे हैं अभी, शायद कॉन्क्रीट कुछ हुआ नहीं उसके बारे में। लेकिन इंडिया में मैं एज अ लिथियम जो बैटरी का जो बिजनेस है वो काफी बड़ा है, काफी फैला हुआ है, काफी अपॉर्चुनिटीज है इसमें। अभी यहाँ पे ग्रोथ होना बहुत सारा बाकी है। और जहाँ तक लगता है कि इन द कमिंग ईयर्स इसको गवर्नमेंट और ज़्यादा रेगुलेट करेगी, और ज़्यादा रेगुलेट करने ही वाली है, करने करेगी इसको। और इसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि हमारा फ्यूल डिपेंडेंसी पेट्रोलियम पे बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है रेगुलरली बेसिस पे। उसको कम करने की ज़रूरत है। और डॉलर के कंपैरिजन में रुपये जैसे गिर रहा है, हमें इसको जल्द से जल्द कट करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हमको एक्सपोर्ट्स पे हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा जी, rather than कंजम्पशन कमाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो यही है कि लिथियम का ही है आगे चल के, नई केमिस्ट्री भी आ रही है, लेकिन रिन्यूएबल में लिथियम अभी तक हमारे इंडिया के लिए काफी न्यू रहेगा। अभी तो चेंज देखना स्टार्ट हुआ है, ये गवर्नमेंट की फीम सब्सिडीज जो हैं इसके रिगार्डिंग हो गई, या फिर कुछ कुछ हमारे इंडियन जो ब्रांड्स है टू व्हीलर्स हो गए वो सब काम कर रहे हैं। तो देखते हैं अच्छी हो है इसकी। मैं इतना कह सकता हूँ कि रेगुलेशंस काफी टाइट होने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स होने वाले हैं, डेफिनेटली होना भी चाहिए। जी, अभी ये हमारा जैसे आई कैट है, फिर AIS है, ये सब तो मेंटेन कर रहे हैं लेकिन छोटे लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जरूर से वो कुछ करना। तो मैं सबसे पहले आपसे तो यही सवाल पूछूंगा विपुल जी कि आप इस फील्ड में आए कैसे? मतलब आप तो शायद 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली मैं 2018 से इसमें काम कर 2018 तो 2018 में तो उतना कुछ इसका मतलब चल था भी नहीं। मुश्किल से 2 या 3 कंपनी ही थी। हीरो इलेक्ट्रिक थी, ओकिनावा थी, और एथर थी, बेंगलोर बेस्ड कंपनी। बस 2 या 3-4 कंपनी, गिनी चुनी कंपनी थी। आज की डेट में तो काफी सारी हो गई हैं। काफी चाइनीज प्लेयर भी हैं जो लेबल लगा के इंडिया में बेच रहे थे। CKD जो आती है, कंप्लीटली नॉकडाउन किट जो आती है जी। तो वही सेम सिनेरियो हुआ था। हमारे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर थी वो लेड एसिड बेस्ड थी और हम चला रहे थे उसको रेगुलरली बेसिस पे। लेकिन वो आफ्टर विद इन 1 ईयर उसका माइलेज बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा माइलेज खराब हो गया। और उसके सॉल्यूशंस मैंने सर्च करना इंटरनेट पे चालू किया तो मुझे मिला कि लिथियम बैटरीज वगैरह पे भी हम डीलिंग बना सकते हैं और उसमें लाइफ साइकिल और बैटरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो हमने उसके लिए मैंने खुद पर्सनली देखा, कोई इक्विपमेंट्स तो प्रॉपर थे नहीं, तो सेल्स अरेंज करे, सेल्स अरेंज किए, BMS अरेंज किया, कुछ पार्ट्स इंपोर्ट किए, तो आ गए वो जैसे जैसे करके बनाया। वो मिशन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया और वो चलने लगा। और बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई, ऐसा नहीं कि स्मूथली चल रहा था, लेकिन दिक्कतें आई थी। अभी तो लेकिन स्टेबल है, काफ़ी अभी स्टेबल है। मतलब आपने आपदा को अवसर में बदला, जो आपका एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जिनमें इनको स्कूटी खरीदी थी और इनको माइलेज कम मिल रहा था,
फिर इन्होंने उसी को देखा कि कैसे माइलेज बढ़ा सकते हो, शायद फिर लिथियम के बारे में आपने जाना उसके बारे में बहुत पढ़ा एक्चुअली मैं साइंस फील्ड से हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी है। मैं काफ़ी चीज़ों में क्रिएटिव हूँ, तो इंटरेस्ट भी है मेरा इन सारी चीज़ों में। तो मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइटली नहीं लिया, मतलब उन्होंने फोकसली सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रयास किया और सॉल्यूशन मिल भी गया। वो काफ़ी अच्छी बात है जी। आपकी हीरो ऑप्टिमा ना? हाँ, मेरी हीरो की स्कूटर है, अभी भी देखिए, अभी भी है वो स्कूटर ने बचा के रखी है। 2018 से भी वो पहले स्कूटर है, अभी भी चल रही है, उसको बचाया हुआ। उसमें लिथियम बैटरी चेंज खराब हो जाती है तो उसके बाद हम चेंज कर देते हैं उसको। लेकिन 2018 से कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर आज तक चल रही हो, काफ़ी वर्किंग कंडीशन में हो, वो काफ़ी बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये ठीक है आपका कि मतलब, क्योंकि पहले इतना नॉलेज भी नहीं था इस बारे में, और इंडिया में उतना चाल चलन नहीं था उस समय कुछ, जैसे कि आपने बताया गिने चुने कुछ ब्रांड्स वो भी लेड एसिड में ही डील करते हैं। लेड एसिड में ही आती है जी। लिथियम तो आते ही नहीं था। लिथियम में उस समय सिर्फ एक ही प्लेयर था मार्केट में, एथर। एथर ने भी लिंक काफी लेट शुरू किया, वो आर&डी बहुत साल से कर रहे थे, लेकिन शुरू मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंपनियों की तो अभी भी आर&डी चली है, और ग्राउंड लेवल में कभी आए ही नहीं, अभी तक नहीं आ पाए हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन कुछ ठीक है, मैं इसके बारे में बिल्कुल ही उनके साथ कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी कंपनियां जैसे एथर जैसी कंपनी है जो 10 साल, उनके जो फाउंडर है वो भी कहते हैं 10 साल उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद जाके ऐसी प्रोडक्ट लेके आए जो इंडियन मार्केट के लिए सुटेबल है। अब इसी सेम केस में हम ओला के एग्जांपल ले लेते हैं। ओला एक नीदरलैंड या नॉर्वे बेस्ड कुछ कंपनी थी, उसको स्टार्टअप को हायर करके उसी के डिजाइन को रेप्लिकेट करके इंडिया में मैन्युफैक्चर की। लेकिन ये वो बात इसमें भूल गए करना कि वो नॉर्वे या फिर वो डेवलप्ड रीजन के हिसाब से बनाई गई थी डिजाइन, तो उसको इंडिया में कॉपी करना जहाँ पे गड्ढे इतने हैं, इतने अब्रप्ट स्पीड ब्रेकर्स हैं, और हमारे यहाँ यूसेज कंडीशन भी बहुत डिफरेंट है, तो उस हिसाब से डेवलप नहीं किया था, तो इसकी वजह से ओला थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अदरवाइज अगर एथर का देखा जाए तो एथर ग्राउंड सब जो टेक्नोलॉजी है वो सब इंडियन पूरा मतलब वो बेस ही उन्होंने इंडिया से बनाया, तो काफी ज्यादा उनका प्रोडक्ट। हाँ, तो इस केस में जो बिल्कुल कह रहे थे, इस केस में उनका जो आर&डी जो इतने साल में उन्होंने तपस्या की उसका फल मिल रहा है। और कुछ कंपनी ऐसी भी है जो तपस्या नहीं करके डायरेक्ट जैसे आगे ओला लेवल चेंज करने वाले भी बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे देश। वो तो क्या करते हैं, इंपोर्ट किया, अपना लेवल लगाया और सेल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चाइनीज जो हम सिंगल लाइट डबल लाइट सुनते हैं, वही सब मॉडल चल रहा है। और आपका आना कैसे हुआ? मेरा आपके आसपास ही, आप 2018 में आए, मैं 2019 में करीब, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैंने हमारा लैपटॉप था पुराना, एचसीएल का लैपटॉप था, अभी तो वो ब्रांड शायद लैपटॉप बनाती ही नहीं है, एचसीएल, तो उसका पुराना बैटरी था घर पे, तो मैं देखते अंदर क्या, जैसे विपुल जी का था, मेरे अंदर भी वो कीड़ा बोलते हैं ना, हर चीज के अंदर कैसे क्या काम करती है देखने की। तो और बैटरी थी 3 साल पुरानी हमारी, फिर भी मैंने उसको जब खोला तो मैं देखा उसके अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है, ऐसी एनर्जी मैंने लिटरली कहीं फील नहीं की थी कि एक छोटे से बैटरी के अंदर इतना एनर्जी कैसे हो सकता है। तो वो उसको देखते हुए फिर मैंने और मार्केट में खोजा, मैं आसाम से हूँ, तो वहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक जो फ्रैंक कह रहा था, इलेक्ट्रिक का उतना चाल चलन नहीं था तब, तो मैंने दिल्ली में OLX के थ्रू किसी से खबर किया कि मुझे पुराने सेल्स चाहिए कुछ, तो कबाड़ के 250 रुपये kg के हिसाब से मैंने सेल्स खरीदे थे पुराने, उनकी कैपेसिटी चेक की थी, वो छोटे छोटे आते हैं मॉडल, ZL B3 समथिंग, छोटे छोटे मॉडल कैपेसिटी, उनसे चार्ज कर बैटरी बना के मैंने सबसे पहला बैटरी मैंने जो बेचा भी था बहुत कम दाम पे, जो फुल्के बेचते हैं पुचके वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स, उनको एक बेचा था, उनकी 3 साल बैटरी अभी भी चल रही है, जस्ट थोड़े दिन पहले खराब हुई थी, तब मुझे था कॉन्फिडेंस आई, नहीं हम बैटरी बना सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन विपुल जी से कह रहे थे कि उनकी भी जो जर्नी थी वो इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं थी, अप एंड डाउन थे, तो मेरे तो थोड़ा सा अप था, डाउन ज्यादा था। तो मुझे अभी भी याद है, अगर वो व्यक्ति देख रहा होगा वीडियो हमारी, तो 2 कस्टमर थे, थोड़ा सा लंबा होगा मैं बता दे रहा हूँ, फिर 2 कस्टमर थे, मैं बैकग्राउंड बता दूं, 2 कस्टमर थे, ये एक अगरतला का था और एक मेरे पास का ही था कस्टमर, और दोनों ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे करीब 70,000 रुपए का ऑर्डर दिया 2020 के आसपास, जब फर्स्ट कोविड वेव चला गया था तब, उसके बाद 70,000 का ऑर्डर दे दिए थे। तो उन्हीं के पैसे लगा के मैंने कुछ एक दिल्ली में, नाम तो नहीं लूंगा, दिल्ली बेस्ड एक कंपनी थी जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी, उनसे मैंने बैटरी ली, सेल्स लिए उनके कस्टमर के पैसे से, और कस्टमर से मैंने टाइम भी लिया था कि मुझे इतने दिन के लिए चाहिए होगी बनाने के लिए, तो उन्होंने सेल्स जो प्रोवाइड किए थे वो फिर सेल्स ही खराब थे, जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। फिर थैंक गॉड कि कस्टमर्स अच्छे थे, तो उन्होंने बात को समझा,
और फिर थोड़ा मुझे करते करते तो उस पीरियड, जैसे विपुल जी ने जो नॉलेज पहले गेन किया, जो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत रिसर्च किया फिर इस फील्ड में आए, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही इस फील्ड में आ गया था, लेकिन मैं बस इस बात को एनकाउंटर करना भूल गया कि सेल्स भी गड़बड़ हो सकते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सेल्स भी गड़बड़ होंगे। तो उस टाइम पे मैं जब परेशान था तो तब मैं विपुल जी से कनेक्ट हुआ था, इनकी वीडियो देख के मैं यूट्यूब में कि सर जी मेरे में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ। तो इन्होंने कुछ कुछ सोल्यूशन दिया था जो कि काफी मतलब फायदेमंद होता अगर मेरे सेल्स ही ठीक होते हैं। अगर सेल्स ही खराब है तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मैं इसी को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने बहुत यूट्यूब वीडियो देखे, बहुत नॉलेज कलेक्ट किया। तब फिर मैं चाइना से फिर इंपोर्ट करना स्टार्ट किया अपने खुद के मटेरियल्स वगैरह वगैरह। तो उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हुई, फिर मैं इस फील्ड में इस तरीके से आया हूँ थोड़ा इस फील्ड में। हाँ, अगर ये क्या कहते हैं रेगुलरली चाइना से बीएमएस वगैरह पार्ट्स इंपोर्ट करते रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इनसे भी बीएमएस पार्ट्स वगैरह ले सकते हैं। हाँ, और स्पेशली ये जेके के प्रोडक्ट्स काफी अभी अभी जेके का थोड़ा कमा गया हूँ सर। अभी मैं ज्यादातर मशीन्स पे डील करता हूँ और आपकी नई लिथियम बैटरी बनाने में रुचि है तो आपकी नई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी पूरी मशीन के साथ। कहाँ से रॉ मटेरियल ले सकते हो बताऊँ? रॉ मटेरियल तो मेरे सामने बैठे हुए, अब विपुल जी से एकदम जेन्युइन रॉ मटेरियल ले सकते। देखिए मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब नए नए आते हैं, जैसे विपुल जी और मैं भी आया हूँ नया नया, जब आए थे हमको कोई आइडिया नहीं होता है मार्केट में कौन किस रेट में दे रहा है, कौन से रेट में दे रहा है, कौन सा सेल क्या दे रहा है, किस क्वालिटी में दे रहा है। आपको मान एक समय के लिए तो मैं और विपुल जी इस बात पे एग्री करेंगे कि 5 रुपए तो ज्यादा ले लेगी बैटरी के, लेकिन आप मुझे क्वालिटी जेन्युइन दो, जेन्युइन चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत आता है, एक टाइम पैसा फंसाने के लिए कुछ बहुत लोग हैं जो एक टाइम पे ले लेंगे पैसे और आपको एकदम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपको प्लीज सजेस्ट करूंगा, आप अगर नया बिजनेस सेटअप होना चाहते हैं तो मशीन्स वगैरह मुझसे ले लीजिए, मैं गाइड आपको कर दूंगा। जो भी रॉ मटेरियल हो वो विपुल जी के साथ से। और विपुल जी की मेरी बात एक अच्छी लगी ये कि वो जो भी सेल्स भेजते हैं, आज मैं इनके साथ साथ इनकी ऑर्डर्स में देख रहा था कैसे पैक कर रहे हैं, तो सारे सेल्स के वोल्टेज और आईआर एक साथ मिला के मैच करके भेज रहे हैं। मतलब एक छोटा सा ऑर्डर था, 4 सेल का ही ऑर्डर था, मतलब शायद वो बंदा 12 वोल्ट की बैटरी बनाएगा, उसमें भी वो आईआर और वोल्टेज जो रेंज वो चेक करके दे रहे हैं। तो इस लेवल की इनके काम है, तो रॉ मटेरियल जरूर इनसे ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बीच में हमारे साथ इंसिडेंट भी हुआ था ना, मेरे पास भी एक्चुअली में फेक सेल्स आए थे हाई स्टार के, मैंने उसके लिए रिकॉर्डिंग वीडियो भी बनाया हुआ था। हाँ देखा था मैंने। हाँ, तो मतलब मैं चीटेड हो सकता हूँ तो कस्टमर्स तो चीटेड हो ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद से मैं क्या कहता हूँ, पहले मैं अपने एंड पे हमारे पास जो सेल्स वगैरह आते हैं उसका पूरे सेल्स का मैं कैपेसिटी चेक करूंगा, ईयर टेस्ट करूंगा। मैं जब खुद सेटिस्फाई होता हूँ उसके बाद ही मैं वो प्रोडक्ट क्या था वेबसाइट पे अपने लिस्ट करता हूँ। एक्चुअली क्या है, इनसे आप इसलिए भी आप सेल्स मेनली आप ले सकते हो क्योंकि ये बंदा खुद की बैटरी उन्हीं सेल से बनाता है, ये सिर्फ मटेरियल ला के ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लाया और बेचा ऐसा नहीं, ये खुद बनाते हैं। तो ये अपने एंड में भी चाहेंगे कि इनको जो मटेरियल मिले वो सही मटेरियल में जी। और रिफर्बिश में वैसे मैं काम नहीं करता, अगर मैं यूज सेल बेच रहा हूँ तो मैं बता के बेचता हूँ कि ये रिफर्बिश सेल है, इसमें कोई 100% गारंटी नहीं होती कितना चलेगा कैसा चलेगा। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरा मोस्टली 99% काम जो होता है वो ब्रांड न्यू सेल्स में होता है, ग्रेड ए सेल्स में होता है, प्रॉपर्ली न्यू सेल्स होते हैं, अनन्यू सेल होते हैं, उसमें ही मैं सारा काम करता हूँ। और एक बात, कई लोगों का कस्टमर्स हैं या फिर जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं विपुल जी, वो कहते हैं कि सर मैं तो सेल तो ले लूंगा यहाँ से वहां से, आप ये बताओ कि सर जेन्युइन सेल कैसे पता चलेगा? आप देख के उसकी वेट को मेजर करके फील करके कभी नहीं बता सकते वो जेन्युइन है कि नहीं। जो विपुल जी का भी एक वीडियो था हाई स्टार का, 2 फेक सेल्स, एक फेक सेल था ना, एक ओरिजिनल था, दोनों के वेट सेम, क्यूआर कोड सेम, दोनों को स्कैन करने से भी इसका एकमात्र यही तरीका है कि आप उसको लें और आप कैपेसिटी चेक करें, तभी आपको पता चलता है कौन से ग्रेड का क्या कैपेसिटी निकलेगा। मैं अपने एंड से पूरा टेस्ट करके ही देता हूँ जी। तो ये आप से मैं पूछना चाहूंगा कि लाइफ साइकिल के बारे में आपका सेल के बारे में कोई कमेंट है कि कोई बोलता है हमारे सेल की लाइफ साइकिल 6000 है, कोई बोलता है हमारी लाइफ साइकिल 2000 है, लेकिन मैं दावा करता हूँ 2500 है, 2000 से 2500। देखिए बहुत लोग बैटरी बेचते हैं तो क्लेम करते हैं कि हमारी 5000 लाइफ साइकिल, 3000 लाइफ साइकिल, 6000 लाइफ साइकिल, 10000 साइकिल वाले भी मुझसे आते हैं पूछने कि मेरे को 10,000 लाइफ साइकिल वाला 10,000 मतलब क्या, वो खत्म ही नहीं होगा, 20-25 साल तक चलने वाले वैसी बैटरी। खैर ऐसा नहीं होता है, जो भी आप सेल पढ़ोगे उसके डेटा शीट में क्लियरली मेंशन होता है कि वो कितने साइकिल तक चल सकता है। हाँ, कितने साइकिल तक चल सकता है, और टेम्परेचर हाँ और डीओडी भी उसमें बहुत सारा मैटर करता है। तो इसमें ये नहीं आपको ये नहीं बताते हैं बैटरी मैन्युफैक्चरर, वो तो बता देते हैं आपको साइकिल कितनी 6000, और आप जब पूछोगे कि आपकी जगह बैटरी नहीं चलती है 3 साल चल के बंद हो जाएगी,
और आप बोलोगे 6000 तो आपने बोली थी तो वो फिर चल बोले नहीं रही है। चल के नहीं रही, तो फिर वो डेटा शीट आपको दिखा देगा, देखिए यहाँ पे तो 6000 लिखा है इसलिए मैंने आपको 6000 बोल दिया। लेकिन इसके अंडरलाइनिंग आप ये नहीं देखते हो कि वो किस टेम्परेचर पे काम कर रहा है। आप उसके पूरे इस प्रकार से मैं आपको डेटा शीट स्क्रीन पे आप ग्राफ लगा दूंगा, आप लिथियम फॉस्फेट का लाइफ साइकिल देख लीजिएगा, वो 6000 8000 तक भी जाती है, लेकिन डीओडी कितना रखते हैं आप उस पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। डीओडी मतलब कितना खाली करते हैं, कितना खाली करते हैं, तो मेनली वो लोग 80% तक ही खाली करते हैं, 80% ही खाली करते हैं और 20% रिमेनिंग रखते हैं, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच में 30 मिनट का मिनिमम गैप इनका होना ही होना चाहिए। ऐसा बैटरी थोड़ा कूल डाउन हो जाए उसके वजह से वगैरह। पहले अपने इसको बैटरी को फुल चार्ज किया जी, और उसके बाद आपको बैटरी को पूरा 30 मिनट तक रेस्ट करने देना है, आइडियल पे रखना है। जैसे हम खाना खाए, हम जैसे हम उदाहरण खुद का लेते हैं, हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम क्या तुरंत दौड़ लगाने लग जाते हैं? नहीं तो हम इंतजार करते हैं, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर हम वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। जी। और जैसे हम दौड़ के आते हैं तो तुरंत खाना खाने या पानी पीने लग जाते हैं। नहीं तो सेम बैटरी के लिए भी वैसे ही होगा ना कि आपने जैसा किया, आपने बैटरी गाड़ी चला के आई तो तुरंत आपको उसको चार्ज में भी नहीं लगाना है, बिल्कुल रेस्ट करने के कूल डाउन होने देना है। तो बैटरी की सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो टेम्परेचर है। तो मैं यही अंडरलाइनिंग बोल रहा था कि जो टेम्परेचर पे जो वो होता है, एक बंद लैब में टेस्ट होता है जहाँ पे धूल वगैरह नहीं होती और टेम्परेचर एसी के थ्रू मेंटेन किया जाता है। 25 to 30 डिग्री के बिल्कुल बीच में ही रहता है। बिल्कुल। और हमारे इंडिया में टेम्परेचर क्या जाती है, समर से 40 जाती है, वो तो बाहर के टेम्परेचर जाती है, बैटरी के अंदर 60 तक चली जाती है। वो तो और ज्यादा कंप्रेस्ड होता है, क्लोज होता है, तो उसके कारण से और ज्यादा वो टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर हीट बढ़ेगी तो सर 6000 साइकिल आपको मिलना ही नहीं, और 3000 से भी कम हो जाएगी साइकिल, और साइकिल कम होती ही चली जाएगी। और एक बात, हाँ बोलिए सर। और उसमें डीओडी वगैरह भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपको डिले फुल डिस्चार्ज नहीं करना है, फुल डिस्चार्ज करेंगे बिल्कुल नहीं। आप आपको एकदम भूख लगाती है तो उसके बाद ही आप जाके खाना खाओगे, ऐसा नहीं है, भूख लगने से पहले ही खा लेंगे, या आपको चक्कर आने लगेगा तो बिल्कुल मरने की स्थिति में आ जाओगे, उसके बाद ही खाना खाओगे क्या? नहीं, पहले से आपको खाना खाना पड़ेगा, उस स्टेज पे आपको नहीं पहुंचना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपकी मान लीजिए 100 किलोमीटर की आपकी दौड़ है डेली की, तो आप ऐसा बैटरी यूज करेंगे जिसकी माइलेज 120 किलोमीटर है। हाँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत लोगों को लगता है अरे 3000 लाइफ साइकिल है तो 3000 के बाद क्या बैटरी बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं है, वो साइकिल होती है, कैपेसिटी धीरे धीरे कम होगी। आपके पहले साइकिल जब पहली बार चार्ज डिस्चार्ज करो तब भी थोड़ी कैपेसिटी कम होगी, धीरे धीरे हर बार थोड़ी कम होती जाएगी। जी सर, वही है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं लिथियम फॉस्फेट सेल में लिखा है लिथियम आयन लिखा है, ये लिथियम सेल है क्या? मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये तो सारे सेल ही लिथियम आयन होते हैं एक्चुअली पे। अच्छा, सारे सेल ही एक्चुअली में लिथियम है, जो है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का फार्मूला है LiFePO4। हाँ, लिथियम आयरन फॉस्फेट फेरोफॉस्फेट FeOPO4 फॉस्फोरस है और आखिरी में ऑक्सीजन है जी। तो जो पहले Li लिथियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसी वो ही जब मूव करता है, लिथियम जब मूव करता है कैटायन से एनायन में, एनायन से कैटायन इलेक्ट्रोलाइट की मदद से तो वही होता है। सारी बैटरियां हैं वो सारी लिथियम आयन है, सारी बैटरी लिथियम आयन ही है। केमिस्ट्री जो होती है, जो जनरली हम इंडिया में बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी, वो एक्चुअली में NMC बैटरी है, निकल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड। और लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड भी होती है, और लिथियम फेरोफॉस्फेट भी होती है। लिथियम फेरोफॉस्फेट का वोल्टेज 3.2 रहता है और नॉमिनल वोल्टेज 3.2 3.3 रहता है, और लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड NMC का 3.6 3.7 रहता है। और लिथियम टाइटेनेट के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं जी, उसका नॉमिनल वोल्टेज 2.3 वोल्टेज रहता है जी, लेकिन एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है जी, तो वो ईवी में उतना यूज होने का चांस ही नहीं है उसका। बहुत बड़ी एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। जो आप एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक मास के अंदर कितना एनर्जी भर सकते हो वो है एनर्जी डेंसिटी। अगर ज्यादा एनर्जी डेंसिटी वाला चीज होगा तो कम एरिया में कम वॉल्यूम में ज्यादा एनर्जी कवर ले पाएगा, तो उससे हम ईवी में यूज कर पाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें भार को कमा के एनर्जी को बढ़ाना होता है, जो वेट है उसको कम करके इसलिए एनर्जी को बढ़ाना होता है, वॉल्यूम भी कम करना होता है। तो इसी में एक में आऊंगा, जैसे मैं आपको सोडियम, मैं इसको आसान भाषा में बता देता हूँ, आसान भाषा में बता देता हूँ। जैसे 1 किलो की ईंट है और 1 किलो रुई है, दोनों का वजन 1 किलो है, लेकिन 1 किलो ईंट छोटे जगह पे एरिया में आ जाएगी 1 किलो की ईंट,
लेकिन 1 किलो रुई इतनी बड़ी आएगी। बड़ी आएगी। तो वही एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इसमें क्या है, लिथियम उसमें डेंसिटी कम है रुई में, रुई की तकिए में एनर्जी डेंसिटी कम, वेट दोनों को बराबर है, लेकिन इसकी एनर्जी डेंसिटी कम है, इसलिए क्या होगा, कम एरिया में आ जाएगा। तो रुई को जो वेट कर रहे हैं, वेट इज हमारी एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, वेट यहाँ पे जो एनर्जी लिखा है। हाँ, तो इसी कारण से हमारा जो सोडियम जो बैटरी है, जो सोडियम आयन बोल रहे हैं ना उसको, जो नई टेक्नोलॉजी, नमक जो खाते हैं आप उसी से बैटरी बना रहे हैं, लेकिन वो भी इतनी सफल नहीं होगी ईवीज के केस में, क्योंकि वो एनर्जी डेंसिटी कम है। एनर्जी डेंसिटी कम है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11 है, Na है, तो वो लिथियम से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उतना ज्यादा एनर्जी डेंसिटी और वो लाइफ साइकिल भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। फिर भी लेकिन कुछ लोग होम स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। लेड एसिड का कहूंगा मैं काफी अच्छा रिप्लेसमेंट होगा। कॉस्ट वाइज अगर देखेंगे, कॉस्ट वाइज देखें तो, लेकिन उसमें एक ही कंपनी है, इकलौती मालिक है, कौन सी, फेरेडियन है, उसको रिलायंस कंपनी ने खरीद लिया एक्चुअली भी बहुत पहले, काफी पैसा उनके पास, तो खरीद सकते हैं कुछ भी, हमारे पास नहीं। अच्छा, और एक बात में भी याद आ रहा, तो जो हम बहुत लोग कहते हैं कि नहीं एलएमसी में काम नहीं करेंगे, बहुत डर लगता है जो आपके लिथियम आयन, और बहुत लोग कहते हैं कि एलएफपी में काम करेंगे, एलएफपी बहुत सही है, एलएफपी में आग भाग नहीं लगता है। तो ये दो का कारण मेनली जो है मैं बता ही देता हूँ। वो मेनली इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिथियम आयन में जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐसे समझ लो, पानी है उसके अंदर, उसके मतलब एक मीडियम, आपको इधर से इस एनोड, लिथियम यहाँ से दूसरी तरफ कैथोड से एनोड की तरफ आपको इलेक्ट्रॉन पहुंचाने हैं, तो उस पहुंचाने का जो माध्यम है वही इलेक्ट्रोलाइट है। किसी में पानी यूज कर रहे हैं, वो हो गया, सॉरी मतलब किसी में लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो वो हो गया लिक्विड, क्या बोलूं उसको, एक तो सॉलिड स्टेट बैटरी होगी, सॉलिड स्टेट, वो एलटीओ सॉलिड स्टेट बैटरी है मोस्टली, काफी ज्यादा। अच्छा, उसमें बहुत कम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, बहुत कम। लेकिन आप अगर हाइस्टर के सेल लेके उसको ऐसे हिलाओगे तो उसके अंदर की जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी की आवाज सुनाई देगी। हाँ, अच्छा, लेकिन उसका इलेक्ट्रोलाइट कंबिशियस नहीं होता, मतलब ज्वलनशील नहीं होता है। वही मैं जो भूल गया बीच में बोलते, तो लिथियम आयन में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो बहुत ज्वलनशील होता है, हाईली कंबस्टिबल, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। यहाँ से कट करके स्टार्ट करें, वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। और लिथियम एनएमसी की है, लिथियम मैग्नीज और कोबाल्ट मैग्नीज ऑक्साइड की जो केमिस्ट्री होती है जी, वो लोअर टेम्परेचर में क्या होती है, टूट जाती है, मतलब एक 130 डिग्री 140 डिग्री सेल्सियस में क्या होती है, वो टूट जाएगी। लेकिन लिथियम फॉस्फेट की जो केमिस्ट्री है वो करीब 230 डिग्री 250 डिग्री मतलब उसका टेम्परेचर रेंज बहुत काफी ज्यादा हाई, उसके बाद वो केमिस्ट्री टूटती है। जब इसके ऊपर टेम्परेचर जाएगा बैटरी का, तब वो जलना चालू होगी। उतना ही तो मुझे लगता नहीं कितना टेम्परेचर कभी जाएगा किसी लेकिन लिथियम आयन पे जा सकता है। और लिथियम आयन मैंने आपको जैसा बताया कि उसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, इस कारण से लिथियम एनएमसी में आग लगती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप गलत तरीके से एलएफपी बनाओगे तो उसमें भी आग लग सकती है, लेकिन उतनी नहीं लगेगी, उतनी ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन एनएमसी में बहुत ज्यादा लगती है। और चेन रिएक्शन होगा अगर एक में आग लगना स्टार्ट करती हो, क्योंकि आसपास जगह बहुत कम रहती है सेलों में, तो इससे जो आग निकलेगी वो दूसरे वाले को गर्म करके वहां से भी, तो ये चेन रिएक्शन एक स्टार्ट हो जाता है। तो इससे थोड़ा डर है इसमें। हाँ, लिथियम फॉस्फेट में मेरा काम तो मोस्टली लिथियम फॉस्फेट से होता है, और ये सब स्टोरेज के लिए, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए हम काफ़ी काम करते हैं, और ईवी स्कूटर के लिए भी करते हैं। और एलएफपी चीपर भी है, क्योंकि उसमें एनएमसी बैटरियां जो होती हैं उसमें कोबाल्ट भी इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, गूगल का रेयर है, हाँ रेयर में आता है। लिथियम जितना ही रेयर है कोबाल्ट भी बहुत महंगा है, उसके कारण भी लिथियम एनएमसी बैटरी का प्राइस हाई रहता है। और इसमें क्या होता है, आयरन यूज होता है, LIFE का मतलब आयरन क्या होता है। हाँ, तो लोहा तो जगह जगह आपको मिल जाएगा, 80 रुपए किलो में मिल जाता है, तो वो काफी ज्यादा। लेकिन वो वाली लोहा यूज नहीं होता है, वो थोड़ा प्रोसेस करके मतलब एकदम लोहा नहीं रहता, मतलब वो आसानी से अवेलेबल होता है। बिल्कुल। तो इस कारण से उसका क्या है, रेट कम रहता है। लेकिन अभी तो वेट ज्यादा रहता है। लेकिन डॉलर की वजह से तो कुछ और बढ़ रहे हैं। डॉलर का से उतना नहीं बढ़ रहा है जितना हमारे इंडियन लोग बढ़ा रहे हैं। उतना डॉलर तो ज्यादा नहीं गिरा जितना बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन ग्लोबल टेंशन्स भी है जो उसके कारण भी। हाँ, और आपके हिसाब से कौन सी कंट्री सबसे आगे है इस फील्ड में? नो डाउट
चाइना सबसे आगे है इस फील्ड में। मैं भी एग्री करूंगा, चाइना आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। जी, अब मेक इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन कितना हद तक मेक इन इंडिया हो रहा है या असेंबल इन इंडिया हो रहा है, इसमें फर्क है। हाँ फर्क है। मेक इन इंडिया यानी कि आप खुद से बना रहे हो। मेरी जानकारी में तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जानकारी में अभी तक एक ही कंपनी है, ओनली कंपनी इन इंडिया, जो लिथियम बैटरी बना रही है, वो भी 18650 के सेल्स ही बना रही है ओनली। अच्छा। वो भी तमिलनाडु में बेस्ड है। बाकी सारी जो भी है, सारी की सारी कंपनियां हैं, वो सारा मटेरियल इंपोर्ट कर रही है, आइदर फ्रॉम साउथ कोरिया, वियतनाम और चाइना। 80% चाइना का डोमिनेंस है, तो वो वहीं से आएगा मटेरियल। वही बात है। और बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं बना सकते, यहाँ पे बना सकते हैं, बात वो नहीं है। प्राइस भी ज्यादा, प्राइस तो ऑब्वियसली एक फैक्टर है। अब देखिए, आप एक बिजनेस बनाओगे, कोई भी हो, चाहे कितना भी अमीर बिजनेसमैन क्यों ना, अगर वो एक बिजनेस लगाता है तो उसका यही माइंड में रहता है कि आज से अभी नहीं तो 10 साल बाद तो कम से कम प्रॉफिट निकले। लेकिन जब चाइना में आपको जब रॉ मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है आपके देश में, और आपको दूसरे देश से लाना पड़े रॉ मटेरियल और यहाँ पे बनाना पड़े, तो थोड़ा मुश्किल। प्राइस तो हाई होगी, प्राइस तो हाई होगी। और मैंने सुना है कि गवर्नमेंट वहाँ पे इंसेंटिव भी देती है, और आपको वहाँ बिजनेस स्टार्ट करना तो सारे सर्टिफिकेशन विद इन 2 या 3 डेज। हाँ, ये थोड़ा जो रेड टेपिज्म जो इसको बोलते हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हमको जीएसटी नंबर लेने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं जीएसटी ऑफिस के। हाँ। और वहाँ पे उससे वो काम वो 2 दिन में करके दे देते हैं, वही सारी चीजें। हाँ, तो थोड़ा सा इजिली है। हाँ, बहुत ज्यादा इजी है। और वहाँ पे वो भी मिलता है कि आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है, अगर आप बिजनेस वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। जी जी, तो आपको वहाँ पास बिजनेस सेटअप कर रहे हैं अगर आप वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लोन मिल जाएगा, इससे आप वहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। काफी ज्यादा वहाँ पे लोग भी हेल्प करते हैं आपको बिजनेस सेटअप करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, अपने कंट्री में बुराई नहीं करूंगा, लेकिन रोकने के लिए ज्यादा हाथ आते हैं बजाय आगे बढ़ने के लिए। वो तो है। देखिए, अभी जैसे चाइना इंडिया इतना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको इंडिया से इंडियन क्या करना चाहिए, ज्यादातर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ग्रो करने में। बिल्कुल। हमें चाइना से सीखना चाहिए। चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब सीखना चाहिए कि कैसे वो एक दूसरे को मदद करते हैं। एक ह्यूमैनिटी जो होती है ना, कि कैसे एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ते रहेंगे तो ग्रोथ करेंगे, सब कुछ ग्रोथ जी। अभी मुझे अगर दोस्त सिर्फ मैं, सरकार तो चलो हेल्प कर रही जितना हो सक रहा है, उसमें भी सरकार तो अपना कर रही, तो लेकिन काफी अच्छा वो काम करते हैं बेसिकली, और हमको भी करना चाहिए, सीखना चाहिए बस ये है। तो मैं, गवर्नमेंट तो अपना काम जितना है कर रही है, इंसेंटिव दे रही है आपको, स्टार्टअप इंडिया वगैरह वगैरह, लेकिन हमें भी खुद भी थोड़ा सा जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं ये कहूँगा, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें, उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। अभी मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दूंगा। आप जो ये क्या नाम है इसका, जो टॉयलेट स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सरकार टॉयलेट बना रही थी, काफी अच्छा काम। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, गांव में जाके जो टॉयलेट बन रही है उसमें पान की दुकान लोग खोल दे रहे हैं। टॉयलेट करने के लिए बना के जा रही सर, उसमें पान की दुकान चला रहे हैं। अब इसमें आप सरकार तो आगे कुछ कर ही नहीं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हमको अपना सिविक सेंस सुधारना पड़ेगा। जी, जो भी है वो हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन वो करते रहना पड़ेगा, एफर्ट्स हमको लगातार डालने पड़ेंगे। अब चाइना भी आप देखोगे तो एक दिन में नहीं बना है। आप अगर उससे 10 साल 15 साल पुरानी 15-20 साल पुरानी वीडियो देखोगे या फिर सर्च करोगे तो वो भी हमारी तरह ही था, लेकिन आज कहाँ से कहाँ वो पहुंचा है, काबिल तारीफ है। 1980s में दोनों की जीडीपी बराबर थी। आज लेकिन हमसे 5 टाइम्स लार्जर हो गया। जिस कारण था, हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जो उनके नेगेटिव्स, जो उन्होंने गलतियां की, वो हमको सीखना चाहिए, और उन्होंने क्या अच्छा किया उसको कॉपी करना चाहिए। नहीं अच्छे नहीं आ रहा है आपसे, तो आपको कॉपी करने में अच्छी चीज कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। हर बड़ी कंपनियां करती है, एप्पल सैमसंग का करता है, सैमसंग एप्पल का करता है, कोई इशू नहीं है। आपको एप्पल सैमसंग से याद आया कि एप्पल में सैमसंग के डिस्प्ले इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सैमसंग और एप्पल आपस में एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे को पोक करते रहते हैं, लेकिन वो तो एप्पल में और सैमसंग के डिस्प्ले यूज होते हैं। और बिल्कुल कोई इशू नहीं है। बस ऐसे ही हमको भी ऐसे काम करते हुए आगे ग्रोथ करते रहना है। जी, हाथ मिला के, जो रतन टाटा जी ने भी बोला है कि अगर साथ मिलकर एज अ टीम आप काम करोगे, अकेले करोगे तो आप जाओगे कहीं ना कहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर साथ में काम करोगे तो थोड़ा दूर पहुंचोगे, थोड़ा दूर जाओगे, लंबा चलोगे। हाल फिलहाल में मेरे साथ तो ये काफी सारी चीज होती है कि आप मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर दोगे। आपके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं क्या? कस्टमर पूछते हैं कि आप फ्रॉड तो नहीं कर देंगे मेरे साथ? ऐसा तो अलग अलग कस्टमर है। कस्टमर्स
एक्चुअली मेन दिक्कत क्या है, कस्टमर्स का एक्चुअली बैड एक्सपीरियंस कहीं और से मिला रहता है उनको, किसी और ने उनको धोखा दिया रहता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डरते हैं और नई चीज में हाथ डालने से थोड़ा सा बचते भी हैं। जी। तो आप बताइए, आप ज्यादा मेरे पास तो आते रहते हैं, और मेरे पास ज्यादातर वही कस्टमर रहते हैं जिनका ऑर्डर्स वैल्यू, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जो ज्यादातर कस्टमर आते हैं जिनका सवाल रहता है आप मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर देंगे, वो ज्यादातर कस्टमर की जो ऑर्डर वैल्यू रेंज रहती है ना, वो 500 के आसपास ही रहती है, उससे ज्यादा ऑर्डर वैल्यू नहीं रहती। मैं आपको एक तो ये दिखाइए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये कस्टमर का पेमेंट ग्रुप है, पेमेंट है ये दिखाएंगे। तो ये अगर मुझे फ्रॉड करना होगा, ये देखिए, तो मैं इस वैल्यू पे फ्रॉड करूंगा ना, मैं 250 रुपये में फ्रॉड करके या 500 रुपये में फ्रॉड करके करूंगा क्या? मेरे पास जो कस्टमर होते हैं वो 64-65,000 की पेमेंट कर देता है, उसको मैंने अभी तक बैटरी भेजी भी नहीं, उसने फिर सेकंड बैटरी की पेमेंट भी कर दी जी। अगर मुझे फ्रॉड करना होगा तो मैं उन कस्टमर के साथ फ्रॉड करूंगा या फिर मैं 500 रुपये वाले कस्टमर के साथ फ्रॉड करूंगा? नहीं वही बात है, वही बात है, वो रहता है उनके मन में, वही रहता है। तो आप मैं बहुत मतलब वो लोग फिर पेमेंट कर देते, फिर उसके बाद वो मेरे पास रेगुलरली फोन लगाते हैं, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, मैं पिकअप करना मेरे लिए लगभग असंभव रहता है कि मैं हर कॉल को पिकअप कर दूं, लेकिन मैं व्हाट्सएप में जरूर रिप्लाई करता हूँ। आप टाइमली मिलेगा। बहुत बार क्या होता है कि सुबह 11 बजे का रिप्लाई शाम को 6 बजे जा रहा है जी, लेकिन रिप्लाई जरूर जाता है। ये मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि देखिए सबका फोन नंबर सेव करना इम्पॉसिबल है। अगर आप जब सामान ले ले, तो मेरा ये फंडा है, जब आप सामान खरीदते हो उसके बाद जाकर मैं अपना नंबर सेव करता हूँ। मैं तो सेव ही नहीं करता हूँ बहुत सारे कस्टमर्स के नंबर मैं पहले नहीं सेव करता था, लेकिन अभी करने लग गया हूँ। तो मैं सेव तभी करता हूँ जब आपने कुछ सामान लिया हो, ताकि मैं आपको बाद में उसकी सर्विस दे पाऊँ, ताकि आप मुझे अचानक से कॉल करो तो मैं उठा पाऊँ, ताकि आपको लगे ना कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो उसके अगर आप मुझे फोन करते हो और मुझसे कुछ जानकारी लेते हो, तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं बाद में कॉल करूंगा, तो आप भूल जाओ मैं कॉल नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे नंबर याद ही नहीं रहेगा कि मैंने आपको किस नंबर से आपने कॉल किया। जाहिर सी बात है, इसलिए जब भी आप कॉल करते हो मैं आपको बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप सर्च करके मैं कर सकता हूँ आपको रिप्लाई। मैं तो एक्चुअली में क्या करता हूँ कि जो हमारे पास ऑर्डर करते हैं जिनका रहता है लेबल्स, व्हाट्सएप बिजनेस में लेबल रहता है, आप कर सकते हैं। तो मैं जिनका न्यू ऑर्डर रहता है उनको न्यू ऑर्डर्स में लेबल कर लेता हूँ, जो मेरे ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं उनको मैं ऑर्डर कंप्लीट वो डाल देता हूँ। हाँ, और इनका बैटरी वगैरह रिपेयर के लिए है तो उनको बैटरी रिपेयर वो डाल देता हूँ, और जो बोलते हैं मुझे बाद में रिप्लाई करना उनको मैं फॉलो अप में डाल देता हूँ। तो ऐसा रहता है, मैं नंबर सेव करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इनका 30,000 के सब्सक्राइबर है, मेरा 6,000 सब्सक्राइबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी जो आप ये जो बोल रहे थे कि पेमेंट करने के बाद फोन पे फोन मिलाते रहते हैं, फोन पे फोन बहुत करते रहते हैं। पेमेंट करने के बाद सर मेरा सामान निकला कि यही सब ना डर लगा रहता है कि पेमेंट कर दिया। तो इसके कारण इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ही वो पेमेंट करते हैं मैं उनका तुरंत नंबर सेव करता हूँ, ताकि मुझे कॉल करें तो मैं उनका फोन उठा लूँ, ताकि वो उल्टा क्योंकि ये मेरे साथ एक बार घटना हुआ है। एक बंदे ने 22,000 का कुछ ऑर्डर किया था, 2 BMS ऑर्डर किया था सर। तो लेकिन उसका मैंने फिर मैं कुछ बिजी हो गया तो मैं उसका फोन नहीं उठाया, और तो व्हाट्सएप मैसेज का मैंने सीन नहीं किया। तो विद इन 6 आवर्स उसने मैं हर एक यूट्यूब पे जाके कमेंट किया कि मैं फ्रॉड हूँ वगैरह वगैरह। फिर उसने इंडिया मार्ट पे कंप्लेन कर दी, फिर उसने मेरे गूगल पे जाके रिव्यू डाल दिया वगैरह वगैरह। उसका सामान एक्चुअली निकल गया था, फिर भी उसने इतना कुछ किया। और उसके बाद उसने बोला भी, मैंने उसको बोला भी था कि देखिए सामान जब आपको मिल जाएगा तो आप रिव्यूज हटा दीजिएगा। उन्होंने आज तक रिव्यू नहीं हटाया। हाँ, वो कुछ ऐसे इतने मतलब क्या बोलेंगे लोकल में बेहुदा। हाँ, उन कस्टमर के कारण अच्छे कस्टमर के साथ भी वही बर्ताव हो जाता है हमारे, क्योंकि आप अगर ऐसे हम इतने अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अगर कस्टमर हमारे साथ ऐसे बात व्यवहार करेगा तो आप अगर नए कस्टमर हो तो भी मेरे माइंड में पुराना वही रहेगा, और मैं आपके साथ गंदा व्यवहार करने प्रयास करता हूँ कि बचा जा सके। मैं छोटे ऑर्डर्स में ज्यादा वैसे ध्यान नहीं देता हूँ, बाकी फिजिबिलिटी के लिए मैंने बना रखा है, किसी को चलता रहे किसी कस्टमर को जरूरत है तो वो ले सके। मैं ज्यादातर ऑर्डर मेरा रहता है, बड़े ऑर्डर्स में ही मेरा फोकस रहता है। इनका मेनली बैटरी बनाती है ना, बैटरी हो सोलर स्टोरेज के लिए बैटरी वगैरह में बनाता है। जो आपकी जो स्मार्ट 48 वोल्ट की आती है वो सब बैटरी ये बनाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह सब स्कूटर्स वही बताया था मैंने, डिस्कस किया था। 64,000 का आपको स्क्रीनशॉट पेमेंट भी दिखाया था। वो कस्टमर ने उसने फोन उनको एक बार लगाया, मैंने नहीं उठाया, फिर शाम को मैंने उसको रिप्लाई किया और उनको बताया कि आपकी बैटरी आज नहीं निकलेगी, 3 दिन बाद निकलेगी। तो वो समझ गए और उन्होंने 3 दिन के पहले एक और बैटरी का ऑर्डर दे दिया, जबकि मेरी बैटरी पहली वाली बैटरी डिस्पैच भी नहीं हुई। तो ये बात भरोसे के ऊपर ही है सब काम जी।
तो काफी अच्छा, जिनको देखिए, जिनके मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, जिनके ऊपर हम, मैं सीओडी पहली चीज करता नहीं, मैं सीओडी नहीं करता। हाँ, मैं करूंगा भी कैश ऑन मैं, डिलीवरी में ये तो दिक्कत रहता है कि जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से बड़ी बड़ी कंपनियों का मार्जिन भी ज्यादा रहता है और उनका क्या है कि प्रोडक्ट का जो वेट होता है वो कम होता है। मान लीजिए विपुल जी या मैं अगर कुछ सामान अगर भेजते हैं, बाय एयर भेजे, बाय रोड भेजे, तो पहली बात तो वो अमाउंट हम वो अमाउंट का जो पैसा फंसा रहता है एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक फंसा रहता है, क्योंकि हमारी सब वर्किंग कैपिटल बहुत कम है, हम लोग इतनी बड़ी बिजनेस नहीं है, तो वो 15 दिन के तो पैसा फंसा है पहली बात। दूसरी बात, अगर सामान चला गया और आपने किसी कारण से नहीं लेना नहीं, मना कर तो दिया, मेरा डबल कुरियर लग जाएगा। एक तो भेजने का कुरियर गया, वापस बुलाने का कुरियर गया, ये तो गया ही गया। सीओडी वैल्यू में आप किसी भी शिपिंग कंपनी से पूछ लीजिए, सीओडी वैल्यू पे एक एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, 3 से 4-5% लगाते ही लगाते हैं, 3-4% लगता। तो ये आपको महंगा भी मिलता है, पर इसलिए मैंने भी सीओडी बंद कर दिया। मैं सीओडी, कोई मेरे से पूछता है मैं नहीं करने वाला चालू, मैं, आप मतलब मेरे से, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं सीओडी नहीं करूंगा जी, मैं नहीं देने वाला सीओडी। जो मेरे से देख रहे हैं नाखुश है, आप नाखुश रहिए, मैं नहीं करने वाला सीओडी। मैं खुद ही परेशान तो रहूंगा। आपको भी ये बात कस्टमर्स समझना चाहिए। आपको भी समझना पड़ेगा कि हम क्यों सीओडी नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम फ्रॉड करना, हम कितने साल से, आप 4-5 साल से इस बिजनेस में, मैं 3-4 साल से इस बिजनेस में, हमें करना होता तो हम कब का कर चुके होते फ्रॉड, हमारा यूट्यूब चैनल बंद भी हो जाता, बंद भी हो चुका और इतना फ्रैंकली हम चेहरा दिखा के आपसे बात नहीं कर रहे होते, राइट। तो यही बात है। बस ये वीडियो ऐसा समझ लीजिए भरोसे के लिए, प्रूफ के लिए कि अब तक कुछ नहीं होगा जी। मेरे पास बहुत सारे, वो ज्यादातर वो वेबसाइट के थ्रू आते हैं, वो पेमेंट कर दिया, उसके बाद कोई इशू नहीं, आपके पास लीगल प्रूफ है, आपने पेमेंट किया है, बिल्कुल। आप बिल्कुल कुछ नहीं, आपके पास मटेरियल नहीं पहुंचता है, तो आपके पास तो ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजेक्शन प्रूफ, बैंक प्रूफ, बैंक ट्रांसफर सबसे बड़ा प्रूफ होता है। आपने बैंक ट्रांसफर किया, मैं तो आपसे कैश ले नहीं रहा हूँ, आपको बैंक, आपने बैंक ट्रांसफर किया, आपको सबसे बड़ा प्रूफ है। तो फ्रॉड के चांसेस कहीं होते ही नहीं है। फ्रॉड के चांसेस वहां पे होते हैं जहाँ पे वो कैश डोनेशन होते हैं, आप डिक्लाइन कर सकते हो कि आपने लिया ही नहीं है पैसा। जी। और एक बात मैं ये भी ऐड करूंगा, जैसे हमारी वेबसाइट है तो उसमें मैंने अपना फोन पे का पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि जो फोन पे कंपनी है वो हमारे वेबसाइट को, हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरीफाई करती है कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, उसी के बाद हमें फोन पे पेमेंट गेटवे मिलता है। तो वो जो है ये भी एक वेरिफिकेशन। अब जीएसटी नंबर तो है, जीएसटी नंबर तो सबसे बड़ा प्रूफ है ही, वो हमारे में, वो तो मेरे पैन कार्ड के साथ लिंक भी है। मेरे जो बिना पैन कार्ड के जीएसटी नंबर नहीं मिलता प्लेस ऑफ, और बिना वेरिफिकेशन के भी नहीं मिलता, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है जी। तो बस यही था इस पॉडकास्ट में, और आपको अगर कोई सवाल हो तो बता दीजिएगा। और ये मंगेश जी है, इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इनके 6000 सब्सक्राइबर हैं। आप, ये भी काफी सारे प्रोडक्ट्स में डीलिंग करते हैं, अगर आपको इनसे कोई प्रोडक्ट वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं छोटा सा ऐड कर दूंगा, मैं प्रोडक्ट्स अभी काफी कमा लिए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप बीएमएस वगैरह ले सकते हो, मशीन्स वगैरह, लेकिन मैं अभी सर मेनली ना ट्रेनिंग करा रहा हूँ लिथियम बैटरी बिजनेस को लेके, कैसे आप सेटअप करके अपना खुद से चालू कर सकते हैं। बेसिकली इनका कंपटीशन में क्रिएट कर रहा हूँ विपुल जी का, और आप मशीन जरूर ले सकते हैं मुझसे। बाकी रॉ मटेरियल, सेल होल्डर हो गए, छोटी से छोटी बीएमएस हो गए, बड़ी से बड़ी बीएमएस, और बॉक्स कंटेनर्स जो भी हैं आप विपुल जी से आराम से ले सकते हैं। हाँ, वो मैंने आपको बताया, मेरे फोकस ज्यादातर बड़े ऑर्डर्स पे ही रहता है, छोटे ऑर्डर्स मैंने आपकी सुविधा के लिए बना के रखे हैं जी, सबको खुश करने के लिए बना के रखे। मेनली इनका बड़े ऑर्डर से ही चलता है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। छोटे ऑर्डर्स में मार्जिन कम ही होगा, मार्जिन कम रहता है, और मेरा कई बार कुरियर भी ज्यादा लग जाता है, लेकिन मैं कस्टमर से नहीं बोलता, क्योंकि वो पहला ऑर्डर प्लेस करे, उनके अंदर भरोसा आएगा, वो आगे चल के फिर नया ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी रहती हैं। लेकिन मैं तो कई बार मैंने सोचा, इन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि आप मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 500 रुपए कर दो, मैंने पहले किया था, लेकिन फिर मैंने हटा दिया। मैंने, जिसको चाहिए, कुछ चीज चाहिए, वो ट्राई करना चाहता है, उसके पास मटेरियल आएगा, हो सकता है भरोसा करना चाहता है, भरोसा करना चाहता पहले छोटे अमाउंट से वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने चालू रखा हुआ। मैं चालू ही रखूंगा, उसमें बंद नहीं रहेगा, बस सीओडी नहीं होगा। सीओडी वाले मेरे साथ मत पूछा करिए, मैं नहीं कर रहा हूँ सीओडी चालू। तो ठीक है, इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और इनको भी निकलना है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी ऑल इंडिया घूम रहे हैं, तो घूमते रहिए। बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच आपके पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए मुझे। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए नीचे कि आप क्या नए टॉपिक में बात कर सकते हैं। मैं तो अभी फिजिकली इनके सामने हूँ तो अभी बात कर लिया,
अगर और भी कुछ टॉपिक्स हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। हम नेक्स्ट में जूम कॉल के थ्रू भी एक पॉडकास्ट कर सकते हैं और तब हम लाइव भी कर सकते हैं सर। और आपके जो इनके सब्सक्राइबर वो भी मुझे सब्सक्राइब हाँ, कर लीजिएगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स अगर देख रहे हैं अनिग्मा पावर्स के, तो प्लीज विपुल जी के, विपुल टेक के नाम से इनका चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और विपुल टेक जी के जो सब्सक्राइबर्स है वो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे सब्सक्राइब करने पे आपको मशीन वगैरह की जानकारी जरूर मिलती रहेगी और आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना करें आपके ऊपर, वीडियो पर देख लीजिए जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। बाय।